हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कृषि रसायन के अध्याय 3 के लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है भाई, आज के लेक्चर में हम क्या बात करें, ह्यूमस के बारे में बात करेंगे। ह्यूमस का क्या क्या महत्व है, मृदा के लिए किस तरीके से फायदेमंद है, उसकी चर्चा आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। साथ ही जो आपकी पाठ्य पुस्तक के जो पीछे के क्वेश्चंस हैं उनके भी हम आंसर्स देखेंगे, आज उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का ये इस चैप्टर का आपका अंतिम लेक्चर होगा भाई। ठीक है, आज के क्लास में ये लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा, तो बिना देरी करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो आज की जो हमारी हेडिंग है वो क्या है आपका, ह्यूमस कार्बनिक कॉलोइड्स का मृदा में महत्व। मिट्टी के अंदर क्या क्या ये काम करेगा, किस तरीके से ये मिट्टी को क्या करेगा, उर्वर शक्ति को बढ़ाएगा, उसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाएगा, या मैं कहूं कि पोषक तत्वों की मात्रा किस तरीके से बढ़ेगी, पौधे की जो उपज है या मैं कहूं पौधे की जो वृद्धि है वो किस तरीके से प्रभावित होगी, उन सारे कारकों को हम एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला कारक देखो, सबसे पहला कारक है आपका मृदा संरचना। ठीक है, अब ह्यूमस के कणों की या मैं कहूं इनके कणों की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से कण ये कैसे होते हैं, चिपके हुए रहते हैं या मैं कहूं कि बंधे हुए रहते हैं। तो ये कणों को बांधने का काम करते हैं, जिससे क्या है, जो मिट्टी की जो संरचना है, जो भौतिक संरचना है, उसमें क्या होता है, सुधार होता है। तो पहली लाइन इन्होंने यही लिख रखी है कि जो ह्यूमस है वो मृदा के कणों को आपस में बांधने का काम करता है, जिससे मृदा की भौतिक संरचना में क्या होता है, सुधार होता है। ठीक है, पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, धनायन विनिमय क्षमता। तो जब हमने अंतर पढ़े थे तब भी हमने अंतर पढ़ लिया था कि कार्बनिक कॉलोइड्स या मैं कहूं ह्यूमस की जो धनायन विनिमय क्षमता है वो कितनी है, 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। तो वो ही यहाँ पर लिख रखी है कि इसकी धनायन विनिमय क्षमता 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। यानी इसके पास जो धनायन होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, किससे, अकार्बनिक कॉलोइड से अधिक मात्रा में होते हैं। अगर मैं आपको पूछूं अकार्बनिक कॉलोइड्स में क्या है भाई, CEC की मान, पेज नहीं पलटोगे अब पीछे जाके, अकार्बनिक कॉलोइड्स में 3 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, चलो दिखा भी देता हूं आपको एक बार, ये देख लो। अकार्बनिक कॉलोइड्स जब आपने पढ़ा था तो उसमें जो आपके धनायन उन्मुख क्षमता के मान है वो कितने हैं, 3 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो याद रखो भाई इस तरीके से। और आपके कार्बनिक कॉलोइड्स या मैं कहूं कि ह्यूमस में कितने हैं, तो क्या याद रखोगे, 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। आगे की बात करते हैं। अब ह्यूमस जो है वो आपका धनायन का भंडार है और निक्षालन को भी क्या करता है, रोकता है। निक्षालन का मतलब धनायन का घुलकर नीचे की सतहों में पहुंचना। अब जब धनायन ऊपर चिपके हुए रहेंगे, धनायन जब ह्यूमस से चिपके हुए रहेंगे तो जब पानी द्वारा ये निक्षालित नहीं होंगे, और निक्षालित नहीं होंगे तो इनकी जो मात्रा है वो मृदा विलयन में अच्छी तरीके से बनी रहेगी। ठीक है भाई, अगर ये सारे घुल के नीचे पहुंच जाते तो ऊपर तो मिट्टी में इनकी क्या हो जाती, कमी हो जाती ना। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये जो ह्यूमस है वो धनायनों को क्या करता है, अधिशोषित करके रखता है, जिससे इनका निक्षालन द्वारा ह्रास नहीं होता, निक्षालन द्वारा इनकी हानि नहीं होती। आगे की बात करते हैं, तीसरा बात करते हैं मृदा टेम्परेचर, मृदा ताप। अब आप बताओ सबसे ज्यादा जो आपको गर्मी सबसे ज्यादा कौन सी शर्ट में लगती है, जब आप कुछ भी पहनते हो, कोई भी कपड़ा आप पहनते हो, तो जब वो काले रंग का होता है तब आप क्या देखते हो भाई, फटाफट जो है आपको क्या है, गर्मी लगने लगती है। तभी आप देखोगे कि जो सर्दियों के कपड़े हैं वो ज्यादातर कैसे रंग में होते हैं, तो काले रंग में आते हैं या गहरे नीले रंग में आते हैं। तो उसका रीजन होता है क्योंकि जो काला रंग है वो तापमान को क्या है, अधिक अवशोषित करता है। तो जब अधिक अवशोषित करेगा तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगी, गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस वजह से जो सर्दियों के कपड़े हैं वो ज्यादातर काले या गहरे नीले रंग के इस तरीके से आते हैं। वैसे आजकल तो काफी सारे रंग प्रचलित हो गए क्योंकि फैशन भी उसमें क्या है भाई, इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, वैसे जनरली मैं आपको बात बता रहा हूं कि जो काला रंग है वो टेम्परेचर को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। ठीक है, तो अब ह्यूमस का रंग कैसा है, गहरा काला भूरा, इसका भी रंग काला है। तो इसका जब रंग काला है तो ये तापमान को क्या करेगा, अधिक अवशोषित करेगा। यानी ये मिट्टी के टेम्परेचर में, मृदा के तापमान में क्या करेगा, बढ़ोतरी करेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि ह्यूमस का काले रंग होने के कारण यह मृदा के तापमान में क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जल धारण क्षमता। इसको क्या बोला था हमने इंग्लिश में, इसको बोला था हमने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, पानी को अवशोषित करने की क्षमता। ठीक है, तो ह्यूमस में क्या है भाई, पानी को अवशोषित करने की क्षमता होती है, जिससे ये समय समय पर जल को किसको उपलब्ध करवाता है, पौधों को उपलब्ध करवाता है और पौधे की वृद्धि अच्छी प्रकार से होती है। ठीक है, पढ़ भी लो इसको कि ह्यूमस की जो जल धारण क्षमता है वो क्या करता है, ज्यादा होती है, यानी ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिससे जल समय समय पर पौधों को उपलब्ध होता रहता है। ठीक है, सुगठिता, ससंजन इत्यादि के
के गुणधर्मों के मान कैसे होते हैं भाई, कम होते हैं। ठीक है, ह्यूमस अगर ज्यादा होगा तो सुगठिता, ससंजन, फैलाव, संकुचन, इनके मान कैसे होंगे, कम होंगे। अब ये सुगठिता, ससंजन, फैलाव, संकुचन क्या है मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं अच्छे से। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, उभय प्रतिरोधन क्षमता, इसको हम बफर कैपेसिटी भी बोलते हैं, बफर क्षमता भी आप इसको बोल सकते हो। होता क्या है बफर क्षमता या उभय प्रतिरोधन क्षमता, समझो कोई आपका मिश्रण है, इसमें हम थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाएं या हम इसमें थोड़ी मात्रा में क्या मिलाएं, क्षार मिलाएं। थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाओ या थोड़ी मात्रा में क्षार मिलाओ, लेकिन इसके पीएच के मान परिवर्तित ना हो, इसके पीएच के मान परिवर्तित ना हो। ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे, बफर मिश्रण कहेंगे, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, बफर क्षमता कहेंगे, उभय प्रतिरोधन क्षमता कहेंगे। क्या क्या बोला मैंने दोबारा से एक बार, कि किसी भी जब आप मिश्रण में, या मैं कहूं किसी भी मिलन में, या मिट्टी की बात कर लो यहाँ पे, जब मिट्टी में आप थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाते हो या थोड़ी मात्रा में आप क्षार मिलाते हो तो मिट्टी के पीएच मान परिवर्तित नहीं होते। इस क्षमता को हम क्या कहते हैं, उभय प्रतिरोधन क्षमता या बफर क्षमता भी आप इसको बोल सकते हो, बफर कैपेसिटी भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, यही बात लिख रखी है भाई, क्योंकि आपको पता है कि अगर ह्यूमस नहीं होगा तो मिट्टी में थोड़ा सा अम्ल पड़ा, मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, मिट्टी के अंदर थोड़ी मात्रा में क्षार पड़ा, मिट्टी कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। तो जब मिट्टी अचानक से अम्लीय होगी या मिट्टी अचानक से क्षारीय होगी तो इसका दुष्परिणाम हमारे किस पर पड़ेगा, फसल पर पड़ेगा, पौधों पर पड़ेगा, और हमारी जो उपज है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस गुणधर्म की वजह से, इस प्रॉपर्टी को खत्म करने की वजह से हम मिट्टी के अंदर क्या डालते हैं, ह्यूमस डालते हैं। तो ह्यूमस क्या करता है, अचानक से परिवर्तित होने नहीं देता, ना ही अम्लता को बढ़ने देगा ना ही क्षारीयता को बढ़ने देगा, मिट्टी को उदासीन बना के रखेगा। ठीक है, तो इससे हमारी जो पौधे की वृद्धि है वो अच्छे तरीके से होगी, जो हमें फसल में जो उपज मिलेगी वो भी हमें अच्छी मात्रा में मिलेगी। ठीक है, तो देखो यही बात इसने कर रखी है कि उभय प्रतिरोधन क्षमता कैसी होती है, अधिक हो जाती है अगर मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा अधिक है। तो आगे बात करते हैं। देखो, ह्यूमस के कारण मृदा प्रतिरोधन क्षमता में बढ़ोतरी होती है, जिससे मिट्टी में क्षारीय या अम्लीय पदार्थ डालने पर पीएच मान एकदम परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, समझ गए, वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि जो पीएच मान है वो अचानक से एकदम से परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्या है भाई, पोषक तत्वों की उपलब्धता। देखना इस पॉइंट को। अब अगला महत्व देखो, अगला महत्व क्या है भाई, अगला महत्व है पोषक तत्व की उपलब्धता। ठीक है, अब आपको पता है कि ह्यूमस पर कैसा आवेश है भाई, ऋणावेश है, तो उस पर कौन अधिशोषित होगा, धनावेश अधिशोषित होंगे। तो धनावेशित अधिशोषित होंगे जैसे कौन कौन से हो सकता है, आपका H+ हो सकता है, ठीक है, Na+ हो सकता है, K+ हो सकता है, Ca2+ हो सकता है, अमोनियम आयन हो सकता है। तो इतने सारे पोषक तत्व किस पर चिपक जाएंगे, जाके चिपक जाएंगे किसके ऊपर, उसके ह्यूमस के ऊपर, या मैं कहूँ कार्बनिक कॉलॉइड्स के ऊपर जाके चिपक जाएंगे। तो ये जब चिपक जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, काफी सारे पोषक तत्व मिलेंगे, तो हमारे पौधों को भी पोषक तत्व आसानी से प्राप्त होते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर ह्यूमस के मान ज्यादा होंगे, ह्यूमस की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो पोषक तत्वों की मात्रा भी कैसी होगी, अधिक होगी। ठीक है, देखो पढ़ भी लो इसको एक बार, कि ह्यूमस पोषक तत्वों का भंडार गृह होने के कारण पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, मृतिका के कणों पर आवेश की उत्पत्ति। अब जो आपका मृतिका था, मृतिका जो क्ले था, उसके ऊपर जो आपका ऋणावेश आ रहा था, क्योंकि आपको पता है कि मृतिका के कणों के ऊपर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। तो ये ऋणावेश कैसे बनता है, कैसे जनरेट होता है ये ऋणावेश, उस चीज को हम समझेंगे। ठीक है भाई, देखना, ध्यान देना, सावधानी से एक एक करके पढ़ना। 2 नंबर का बन सकता है, 1 नंबर का डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है, बताऊंगा मैं कैसे बनेगा। ठीक है, देखो, तो मृतिका के कणों पर, जो क्ले के कणों पर जो ऋणावेश पाया जाता है, उसकी उत्पत्ति 2 प्रकार से हो सकती है। पहला प्रकार आपको क्या दे रखा है, खुली क्रिस्टलीय किनारे। ठीक है, क्या दे रखा है, खुली क्रिस्टलीय किनारे। इंग्लिश में क्या लिख रखा है, एक्सपोज्ड क्रिस्टल एज। ठीक है, एज किसको बोलते हैं, किनारे को। EDGE है इसकी, EDGEES, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो क्या है, एज। एज का मतलब किनारा। ठीक है, तो खुली क्रिस्टलीय किनारे किस तरीके से होते हैं, एक बार देखो, पढ़ो भाई इसको, पैरा को। इस पैरा को जब हम पढ़ेंगे तो क्या लिख रहा है, सिलिका एवं एल्यूमिना परतों की किनारों पर असंतुष्ट संयोगिताएं होती हैं तथा बाहरी सतहों पर ऑक्सीजन एवं हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। क्या लिख रखा है कि भाई इसने, कि जो आपका सिलिका है या एल्यूमिना है, उसकी जो बाहरी सतह हैं, उन बाहरी सतहों पर असंतुष्ट कौन होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। ठीक है, असंतुष्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, असंतुष्ट का मतलब उनकी वैलेंसी पूरी नहीं होगी, उन पर कोई ना कोई आवेश होगा, ये समझ लो आप। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि सिलिका, तो सिलिका का फॉर्मूला क्या है, SiO2,
और मैं कहूँ एल्यूमिना, तो एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या है, Al2O3। तो आप साइड में देख लो, साइड में आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, और अगर यहाँ पर नमी की मात्रा है तो साथ में आपको हाइड्रोक्सिल समूह भी मिलेगा, यानी OH- भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की मात्रा हो सकती है इनके बाहरी सतहों पर, और किसका हो सकता है, OH- आयन की मात्रा हो सकती है, समूह की मात्रा हो सकती है, जो ऋणावेशित के स्थान के रूप में कार्य करते हैं। और आपको पता है ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वो कैसी होती है, ज़्यादा, और OH- पर तो है ही ऋणावेश, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो ये भी किसको आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉनों को। तो इसके ऊपर भी क्या आता है, ऋणावेश आता है, और हाइड्रोक्सिल समूह के ऊपर भी कौन सा आवेश आता है भाई, ऋणावेश आता है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बात बोला है, ये समूह सिलिकॉन एवं एल्यूमिना अणुओं से चिपके रहते हैं। ये जो अणु है वो किससे चिपके रहते हैं, सिलिकॉन से और एल्यूमिना से, क्योंकि सिलिकॉन भी क्या है भाई, धनावेशित रखेगा, और एल्यूमिनियम तो आपको पता ही है धातु है, और धातुओं के ऊपर कौन सा आवेश होता है, धनावेश। इसके ऊपर 4+ आवेश होता है, इसके ऊपर +3 आवेश होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऋणावेश धनावेश है, तो इसके ऊपर जाके कौन चिपक जाएंगे, ऋणावेश से चिपक जाएंगे, यानी इसके ऊपर O- जो आपका ऑक्साइड है वो चिपक जाएगा, और आपका जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो भी इसके ऊपर जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। आगे देखो, उच्च पीएच पर इन OH- मूलकों का H+ विघटन द्वारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जब पीएच के मान ज्यादा होंगे तो OH- मूलकों का H+ द्वारा क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, क्योंकि OH- किससे अभिक्रिया कर लेगा, H+ से, और आप सबको पता है कि OH- और H+ आपस में मिलकर एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन, और किसका निर्माण कर देंगे, जल का निर्माण कर देंगे। ये काम कब होगा, ये काम कब होगा, जब आपके पीएच मान ज्यादा है, ठीक है, जब आपके पीएच मान ज्यादा है तब OH- H+ रिएक्शन करके एक दूसरे में अपघटित हो जाएंगे। कहने का मतलब उदासीन हो जाएंगे, और उदासीन का मतलब दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, जल का अणु बना लेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोल रखा है कि यह आवेश पीएच मान पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये जो आवेश के मान है ये किस पर निर्भर करते हैं भाई, इस तरीके से पीएच पर निर्भर करते हैं, ठीक है। आपको रिएक्शन भी दे रखी है, देखो SiOH और AlOH दोनों किससे रिएक्शन कर रहे हैं, OH- से। अब आपको पता है OH- को क्या चाहिए, H+, ठीक है। तो देखो H+ इसको कहां से मिल जाएगा, ये वाला H इसको मिल जाएगा, और HOH- मिलकर क्या बना लेंगे, जल का अणु बना लेंगे। तो यहां पर क्या रह जाएगा, SiO के पास केवल ऑक्सीजन रह जाएगा, और बॉन्ड टूट गया, इस वजह से इसके ऊपर कौन सा आवेश रह जाएगा, ऋणावेश रह जाएगा। मैं आपको बता भी देता हूं, ठीक है। देखो एक सेकंड ध्यान देना भाई, समझना है इस रिएक्शन को। Si और ये O और O और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बना है, ठीक है, और साथ में यहां पर आप रिएक्शन किससे करवा रहे हो, OH- से। तो OH- को क्या चाहिए, प्लस चाहिए, और ये प्लस इसको कब मिलेगा, जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएं, तो इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा भाई, ऋणावेश आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। और ये धनावेशित हाइड्रोजन क्या करेगा, OH- को पकड़ेगा, एक सेकंड, ये धनावेशित हाइड्रोजन क्या करेगा, OH- को पकड़ेगा, और OH- को पकड़ के ये किसका अणु निकाल देगा भाई, जल का अणु निकाल देगा, और यहां क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा आपका SiO और माइनस, क्या बच जाएगा, SiO और माइनस। तो सेम टू सेम यही रिएक्शन आपको यहां देखने को मिल रही है, देख लो SiOH है, OH- ने रिएक्शन करी, OH- ने H+ को पकड़ा, तो बचा क्या रह गया आपके पास, बचा क्या रह गया भाई आपके पास, SiO- आपके पास रह गया। सेम टू सेम नीचे की कहानी में देख लो, ठीक है। कलर चलो और चेंज कर लेते हैं, हमारे पास कमी नहीं है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है आपका, देखो एल्यूमिनियम OH, अब उसी तरीके से रिएक्शन होगी। अब क्या है आपके पास, एल्यूमिनियम ये हल्का दिख रहा है क्या, और O और H, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, उसी तरीके से ये ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कैसी है, ज्यादा, ठीक है। अब OH- आयन क्या करेगा, इस H+ आयन को पकड़ लेगा, एक सेकेंड भाई, इस H+ आयन को पकड़ लेगा, और साथ में क्या निकाल देगा, जल का अणु निकाल देगा। तो यहां पर क्या रह जाएगा, AlO-, यहां पर क्या रह जाएगा, AlO-, ठीक है। वही कहानी है सेम टू सेम। देख लो इसको एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, देखो वही यहां से क्या है, H+ ले लिया, तो जल का अणु निकल गया आपका, और जल के अणु के साथ साथ आपका क्या निकला, AlO-, क्या निकला भाई, AlO-, ठीक है। यहां से OH- ने H+ को पकड़ा तो AlO- रह गया, ठीक है। क्लियर हो गई रिएक्शन। आगे की कहानी बताता हूं, देखो अब यहां पर दो कहानी आ रही है, दो क्या, ये पॉइंट ऐसे ही लगा रखा है, इसको एक ही समझो। हेडिंग क्या है, या तो आप इसको आयनिक प्रतिस्थापन बोल सकते हो, या इसको समाकृतिक प्रतिस्थापन बोलते हो। समाकृतिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका आकार कैसा होता है, समान, इस वजह से इसको समाकृतिक प्रतिस्थापन बोल सकते हो, या दूसरा इसका नाम क्या दे सकते हो आप, आयनिक प्रतिस्थापन। क्या बोल सकते हो, आयनिक प्रतिस्थापन, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी मिलेगा, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, आयनिक प्रतिस्थापन भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। देखना भाई, ध्यान देना थोड़ा।
देखो डेफिनेशन देखो इसकी क्या लिख रखा है कि मृदा कॉलॉइड्स में एक जैसे आकार परंतु धनात्मक संयोजकता वाले एक आयन द्वारा दूसरे आयन को प्रतिस्थापित करना प्रतिस्थापन कहलाता है, या समाकृतिक प्रतिस्थापन कहलाता है, या आयनिक प्रतिस्थापन कहलाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? समान आकार। क्या बोल रहा हूं? समान आकार, लेकिन एक धनायन द्वारा दूसरे धनायन को क्या करना? हटाना, या मैं बोलूं प्रतिस्थापित करना। क्या कहलाता है? समाकृतिक प्रतिस्थापन या आयनिक प्रतिस्थापन। एक बार दोबारा से डेफिनेशन को देखो क्या बोल रहा है। मृदा कॉलॉइड्स में एक जैसा आकार परंतु धनात्मक संयोजकता वाले आयन द्वारा, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले आयन द्वारा दूसरे आयन को प्रतिस्थापित करना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन, आयनिक प्रतिस्थापन, समाकृतिक प्रतिस्थापन कहलाता है। समाकृतिक क्यों बोला? क्योंकि इनका जो आकार है वो कैसा है? एक समान है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है भाई? एक सेकंड, इसको मैं यहां साइड में लेके बताता हूं। इधर आ जाओ भाई। अच्छा, उधर ही रहोगे? ठीक है, चलो इसको ऊपर नीचे करके अपन साफ देख लेंगे। ठीक है, उदाहरण देखो। उदाहरण क्या दे रखा है कि स्मृतिका में जो सिलिकॉन आयन है, जो Si4+ आयन है, उसका प्रतिस्थापन किससे होता है? Al3+ से होता है, जिससे आपका एक ऋणावेशित शेष रह जाता है। ठीक है, समझना भाई, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, यहां देखो, यहां क्या दे रखा है आपको? Si4+ दे रखा है और एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है? 2-। ठीक है, देखो मैं आपको समझा देता हूं। एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है? एक ऑक्सीजन पर चार्ज होता है आपका 2-। ठीक है, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं? 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो दूसरे वाले ऑक्सीजन पे भी चार्ज क्या होगा? 2-। ठीक है, और एक सिलिकॉन पर चार्ज क्या होता है? एक सेकेंड, एक सिलिकॉन पर चार्ज क्या होता है? एक सिलिकॉन पर चार्ज होता है 4+ और ऑक्सीजनों पर होता है 2-। ठीक है, तो 2-2- मिलाकर क्या हो गए? 4-। और यहां पर 4+ है, तो 4+ से 4- क्या है? कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस तरीके से यहां तो ये चीज कैसी है? उदासीन, यानी यहां पर कोई आवेश नहीं है। कोई आवेश क्यों नहीं है? क्योंकि जितने आपके धनायन हैं उतने ही, जितना आपका धनावेश है उतना ही आपका ऋणावेश है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है। लेकिन अब यहां का जो ये सिलिकॉन आयन है, ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया? ये Al3+ आयन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। यानी यहां से Si4+ को तो भगा दिया, Si4+ का तो क्या कर दिया? निष्कासन, और इसकी जगह कौन आ गया? Al3+ आयन आ गया। अब Al3+ आयन की कहानी देखो, इसकी कहानी मैं आपको दिखाता हूं, देखना भाई। Al3+ आयन, साथ में ऑक्सीजन यहां भी कितने हैं? 2। एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? 2-। दूसरे पर भी कितना होगा? 2-। टोटल मिला के कितना होगा? माइनस का चार्ज। लेकिन यहां पर धनावेश कितना है? केवल +3। तो +3 से -3 तो कट जाएंगे, लेकिन माइनस का 1 तो रह जाएगा। अरे रह जाएगा ना, +3 से -3 कट गए, लेकिन माइनस का 1 ऋणावेश रह गया। तो देखो भाई, ये देखो यहां नीचे क्या लिख रखा है? यहां नीचे साफ साफ लिख रखा है आयनिक प्रतिस्थापन, और यहां पर कैसा आवेश रह जाता है? ऋणावेश रह जाता है। ठीक है, देखो यहां पे क्या लिख रखा है? आवेश रहित, क्योंकि यहां पर 4+ थे, 4- थे, एक दूसरे को काट दिया बराबर, लेकिन यहां पर 3+ आयन रह गए केवल, तो 3- तो कट गए, 1- का रह गया, तो यहां पर ऋणावेश जनरेट हो गया। तो इस तरीके से मृतिका के कणों पर क्या आवेश जनरेट हो जाता है? ऋणावेशित क्या हो जाता है भाई? उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे की एक और एग्जांपल से बात करता हूं। एक और एग्जांपल इन्होंने क्या दे रखा है? एल्यूमिना परत में, एक सेकेंड, एल्यूमिना की परत में आयनिक प्रतिस्थापन करवाया है, किसके द्वारा? मैग्नीशियम के द्वारा। अब आपको पता है एल्यूमिनियम पर यहां चार्ज क्या होता है भाई? +3, और साथ में देख लो एक आपको क्या दे रखा है? OH समूह दे रखा है और आपको ऑक्सीजन दे रखा है। ठीक है, तीनों की कहानी मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ठीक है, देखना भाई, ध्यान देना। पहले वाले डिब्बे में बता रहा हूं, पहले वाले डिब्बे को देखना। पहले वाले में एक क्या है? Al3+ है, और माइनस में एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पर आपको चार्ज पता है 2- होता है, और एक हाइड्रोक्सिल समूह दे रखा है। एक हाइड्रोक्सिल समूह पर आपको पता है -1 चार्ज होता है। तो -2 -1 मिलाकर कितना हो गया? -3, और यहाँ पर एल्यूमिनियम पर क्या है? +3। तो आपको पता है +3 से -3 क्या है? कट जाएगा। +3 से -3 क्या हो? कट जाएगा। तो यहाँ पर तो आवेश बिल्कुल नहीं बचा, तो ये तो कैसा होगा? उदासीन होगा। तो देख लो यहाँ पे नीचे आपने क्या लिख रखा है? आवेश रहित, यानी एक सेकेंड, आवेश रहित, यानी ये कैसा है भाई? आपका उदासीन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस दूसरे वाले आयनिक प्रतिस्थापन की। यहां पर कौन कौन से हैं? अब आपने जो एल्यूमिनियम है उसको किससे प्रतिस्थापित कर दिया? मैग्नीशियम से प्रतिस्थापित कर दिया। तो यहां की कहानी दिखाता हूं आपको, देखो भाई, देखो यहां एक Mg है, और Mg पर आवेश कितना है? 2+। एक ऑक्सीजन है, आवेश कितना है? 2-।
एक हाइड्रोक्सिल है, आवेश कितना है माइनस, दोनों को मिलाऊं तो -2 और -1 मिलाकर हुआ -3। यहाँ पर कितना आवेश है प्लस का 2, तो आपको पता है प्लस के 2 से माइनस का 2 तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का 1 क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। तो यहाँ पर देख लो भाई, एक ऋणावेश जनरेट हो गया। तो इस तरीके से सिलिका के कणों पर किसकी उत्पत्ति होती है, ऋणावेश की उत्पत्ति होती है। तो देख लो यहाँ इस कॉलम को आपने क्या बोला, एक सेकेंड, इस कॉलम को आपने क्या बोला कि इस पर क्या आवेश जनरेट हो गया, ऋणावेश उत्पन्न हो गया। तभी आपने देखो यहाँ नीचे क्या लिख रखा है, ऋणात्मक आवेश, जबकि आपने यहाँ क्या लिख रखा है, आवेश रहित। ठीक है, समझ में आ गई बात, बोलो भाई क्लियर है। एक सेकंड कलर को और चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, यहाँ आवेश रहित और यहाँ ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया भाई, किस तरीके से सिलिका के कणों पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रतिस्थापन क्या होता है, आयनिक प्रतिस्थापन, समाकृतिक प्रतिस्थापन, दोनों की बात हमने अच्छे तरीके से समझ ली। ये दोनों एक समान ही होते हैं, आकृति में समान होने से हम उसको क्या बोल देते हैं, समाकृतिक प्रतिस्थापन बोल देते हैं। ठीक है, अब कुछ इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखना भाई महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखो। सबसे पहला क्या है, मृदा कॉलॉइड्स के कणों का जो आकार है वो 1 मिली माइक्रोन से लेकर 100 मिली माइक्रोन तक होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखो, एक सेकेंड सॉरी, मृदा कॉलॉइड्स में ससंजन, फैलाव, संकुचन, सुगठिता इत्यादि के मान उन्नीपिंडन, विउन्नीपिंडन सब कुछ क्या है इसमें पाया जाता है। सबकी डेफिनेशन हमने पढ़ रखी। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, तीसरा पॉइंट देखो, मृदा कॉलॉइड्स के 2 प्रकार होते हैं, कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स और अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स। ठीक है, कार्बनिक के अंतर्गत ह्यूमस आता है और इसके अंतर्गत आपने सिलिकेट, क्ले, आयरन और आपने उसके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड पढ़े हैं। ठीक है, देख लो, सिलिकेट मृतिका एवं आयरन एवं एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं और जबकि कार्बनिक में कौन होता है, ह्यूमस होता है। ठीक है, आगे देखो, चौथे नंबर का क्या है, सिलिकेट मृतिका में मुख्य रूप से कैओलिनाइट, मोंटोमोरिलोनाइट और इलाइट पाए जाते हैं। इलाइट का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रस माइका। पूछ ले आपसे एक नंबर में, इलाइट को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, हाइड्रस माइका नाम से जाना जाता है। कार्बनिक कॉलॉइड्स कौन है भाई, ह्यूमस है, पता है हमको। मृतिका पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। ह्यूमस पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। ठीक है, यहां से महत्वपूर्ण बिंदु क्लियर है। क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मृदा कॉलॉइड कणों का आकार अभी पढ़ा है हमने, बताओ कितना होता है, 1 से 100 मिली माइक्रोन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सिंपल है, अरे कर दोगे, अब तो सब कुछ पढ़ रखा है भाई, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो आपने स्टडी ना किया हो। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्न में से 2:1 टाइप मृतिका खनिज है। तो 2:1 किसका होता है, एक तो मोंटमोरिलोनाइट का होता है और एक इलाइट का होता है। कैओलिनाइट का कितना होता है, 1:1। ठीक है, तो यहाँ पर कैओलिनाइट तो होगा नहीं ऑप्शन, कैओलिनाइट तो कट गया, मोंटमोरिलोनाइट दे रखा है और इलाइट इसने दे नहीं रखा, तो हमारा आंसर हो जाएगा से मोंटमोरिलोनाइट। और अगर यहाँ पर इलाइट भी होता तो हम किसको करते फिर, उपयुक्त 2 को, कौन कौन से, इलाइट और आपके मोंटमोरिलोनाइट। ठीक है, कॉलॉइड रसायन का जनक किसे कहा जाता है भाई, थॉमस ग्राहम को। ठीक है, और मृदा विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, डॉक्टर वीवी डाकुचेव को। और मैं कहूं ब्राउनियन गति की खोज किसने की, तो ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, मृदा कार्बनिक कॉलॉइड्स कौन सा है, ह्यूमस है भाई। मृदा कार्बनिक कॉलॉइड्स कौन है, ह्यूमस है। ठीक है, आगे देखो, कार्बनिक कॉलॉइड्स की धनायन उन्मुख क्षमता कितनी होती है भाई, 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। अभी पढ़ी है भाई, इससे पिछले वाले लेक्चर में 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम किसकी है, कार्बनिक कॉलॉइड्स, ह्यूमस की धनायन उन्मुख क्षमता। अगर मैं आपसे पूछ लूं अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स की कितनी है, तो पेच नहीं पलटोगे भाई, याद होना चाहिए लेक्चर। ठीक है, जो पढ़ रहे हो वो साथ के साथ आपको याद भी होना चाहिए, तभी तो फायदा है भाई। याद ही नहीं करोगे आप तो चीजों को, केवल समझने से काम नहीं चलता, समझने के साथ साथ उन चीजों को याद भी रखना है आपको। ठीक है, तो अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स की जो धनायन उन्मुख क्षमता है वो कितनी है, 3 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, याद रख लोगे। आगे की बात करते हैं, मृदा कॉलॉइड्स पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है भाई। ठीक है, कॉलॉइड के कण किस सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से, क्योंकि इनको नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते। ससंजन बल किसे कहते हैं, समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण बल को ससंजन और असमान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण बल को क्या कहते हैं, आसंजन कहते हैं। ठीक है, सिलिकेट क्ले कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कैओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट समूह। आगे क्या बोल रखा है, मोंटमोरिलोनाइट क्ले खनिज का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है बताओ भाई, अब ट्रिक याद आनी चाहिए आपको, 48204। क्या बताई ट्रिक मैंने आपको, 48204।
यानी जो सिलिकॉन होगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल समूह, एक सेकेंड, ऑक्सीजन और कौन था, हाइड्रोक्सिल समूह। क्या बताया मैंने, अरे भाई तुम क्यों नीचे आ जाते हो, चलो इसको नीचे लिखता हूं थोड़ा, ठीक है, तब सही रहेगा। देखो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और OH, यही समूह थे। और बताया क्या नंबर, 48204, यानी एल्यूमिनियम 4, सिलिकॉन 8, ऑक्सीजन 20 और हाइड्रोक्सिल समूह 4। ये किसका सूत्र हो गया, मोंटगोमरी लोनाइड। और इलाइट का भी यही है, इलाइट में केवल आगे क्या लग जाएगा, पोटेशियम। लेकिन अगर मोंटगोमरी लोनाइड पूछा है तो Al4 Si8 O20 और OH का क्या हो जाएगा, होल 4, ठीक है। और केओलिनाइट को बोले तो 44108, ठीक है, 44108, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। आगे चलते हैं, आगे क्या है, केओलिनाइट की धनायन विनिमय क्षमता, ठीक है। केओलिनाइट की याद होनी चाहिए, मोंटगोमरी लोनाइट और आपकी इलाइट। केओलिनाइट सबसे कम है 3 से 15 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, और उसकी कितनी है, बीच वाले की इलाइट की कितनी है, 20 से 40, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक बार देख लो, एक सेकंड, ऊपर आ जाओ टेबल में, ये लो भाई, देखो केओलिनाइट की कितनी दे रखी है, एक सेकंड नीचे आ जाओ, केओलिनाइट की कितनी दे रखी है आपको, 3 से लेकर 15, साफ साफ दिख रही है, ये रखी 3 से 15। और ये कितनी है भाई, इलाइट की 20 से 40, और यहाँ पर आपकी मोंटगोमरी लोनाइट की पूछ ले 60 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको, ये डेटा आपको याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है भाई, ठीक है। तो इसको आप याद रखोगे। आगे की बात करते हैं, आयनिक प्रतिस्थापन क्षमता किसे कहते हैं। आयनिक प्रतिस्थापन क्षमता अभी पढ़ा है समाकृतिक, ठीक है। समान आकार वाले एक धनायन का दूसरे धनायन को क्या करना, प्रतिस्थापित करना ही क्या कहलाता है, समाकृतिक प्रतिस्थापन, या जिसको आयनिक प्रतिस्थापन भी आप कहते हो, ठीक है। तो और बाकी के क्वेश्चन सारे आपको बुक में मिल जाएंगे, सारे हमने कहीं ना कहीं डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है भाई। तो आज ये आपका तीसरा लेक्चर खत्म हुआ, तीसरा पार्ट जो आपका खत्म हुआ, लेक्चर तो आपका 6 नंबर का है, ठीक है। तो देखो भाई, बड़े आसानी से हम पढ़ते जा रहे हैं, बड़े आराम से हमने एक एक चैप्टर को क्लियर किया है, और देखो थोड़े से ही समय में आपके 3 चैप्टर क्लियर हो गए, ठीक है। कल से आपका चैप्टर जो चलेगा, या मैं कहूं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका होगा चौथे चैप्टर का, ठीक है। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए, अपने नोट्स भी आप साथ साथ प्रिपेयर कीजिए, जब मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन जो पढ़ते समय जो आप खुद से नोट्स जो बनाते हो ना, उसकी भाई होड़ नहीं है, ठीक है ना। वो क्योंकि आपने खुद ने लिखे हैं, आपको अच्छे से समझ में आया, फिर आपने वो लिखे, तो उन चीजों को आपको बड़ा फायदा मिलेगा, ठीक है। और लिखने से आपको थोड़ा सा याद भी रहता है। तो अपने नोट्स आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी से, कोई इतनी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, कोई इतना डिफिकल्ट आपका सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सारा आप व्यवहारिक तौर पे आराम से इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके के अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए, ठीक है भाई, बाय बाय।